तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग। हम लोग इस चैनल पे जेपीएससी पीटी की तैयारी फ्री में कर रहे हैं, जो आने वाले 14th जेपीएससी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप सब हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस क्लास से जुड़ जाएँ। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। और वो 4 लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है, जो जिसके एग्जामिनेशंस में आपको डायरेक्ट लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो लेक्चर 5वां होगा। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं लेक्चर 5वें में, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको जेपीएससी पीटी के एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे मैं आप लोगों को केवल वही कंटेंट बता रहा हूं जो कंटेंट आपको एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? तो मैंने खुद अपने इस नोट से 11 to 13 जेपीएससी को पीटी को काफ़ी कम दिनों में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था। ठीक है। तो ऐसे में आप लोग भी अगर मेरे उस कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो बेशक आप लोग भी आसानी से पीटी को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो लेक्चर 5वां होगा। लेक्चर 4 लेक्चर हम लोगों ने डाल दी है, जिसे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सॉरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन काल में झारखंड के बारे में। ठीक है। तो प्राचीन काल में झारखंड का मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बन सकता है एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का अलग अलग नाम अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरीके से वर्णित है। ठीक है। तो उन सारे नामों को हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था, तो वो क्लासेस आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन झारखंड के सभी एग्जामिनेशंस में बने हैं और जेपीएससी में तो डेफिनेटली बने हुए हैं कि कौन सोर्स में झारखंड का क्या नाम है। जैसे पूछ देता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, सल्तनत काल में किस नाम से पुकारा जाता था, ब्रिटिश काल में किस नाम से पुकारा जाता था। तो ऐसे जो स्रोत है जिसमें अलग अलग झारखंड के नाम वर्णित हैं, वो सारे स्रोत हम लोगों ने कल क्लासेस में देख ली है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के कल के वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोग वो आने वाले प्रश्न एक प्रश्न को हमेशा के लिए सुनिश्चित कर सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है सॉरी, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य या फिर उन्हें एक तरीके से क्या कहा जाता है, कहीं कहीं कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी उनको कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उनमें झारखंड का नाम क्या है? तो झारखंड का नाम है कुकुट या कुकुट देश। तो देखिए इस तरह के नोट्स बनाना है, देख रहे हैं हमारा शॉर्ट नोट्स कैसा था, रिवीजन करने में आसानी होगा और वही चीज़ें लिखी गई है जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे और जो आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो कुकुट या फिर कुकुट देश के नाम से पुकारा गया है। तो ये आप लोग याद रख लें। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र में झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में जिक्र किया है। यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो राजा होते थे वो चुने जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में झारखंड में गणतंत्रात्मक प्रशासन प्रणाली का जिक्र करता है। तो एक फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद अर्थशास्त्र में और एक बात वर्णित है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हाथी जो है वो झारखंड से मंगवाते थे। ठीक है। कहाँ से मंगवाते थे? झारखंड से मंगवाते थे। तो ये भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौटिल्य लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से हाथी मंगवाते थे। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नाम की एक पदाधिकारी की नियुक्ति करी थी। ठीक है। कौन से नाम की? आटविक। यह है आटविक नाम की, ये ट है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नाम की पदाधिकारी की नियुक्त करी थी। तो इनका काम क्या था? इनका काम था जनजातियों का नियंत्रण करना, जनजातियों का एक तरीके से क्या करना? नियंत्रण करना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है। पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखें। पूछा गया है कि आटविक नाम के
पदाधिकारी की नियुक्ति किसने करी थी? तो आटविक नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं? तो जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए आटविक नाम के पदाधिकारी की नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आप लोग याद रखें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, इंद्र नावक। ठीक है, इंद्र नामक ये एक जगह का नाम है। ठीक है, इंद्र नामक एक जगह का नाम है जो आपका कहाँ पे है? तो जो आपका झारखंड में ही अवस्थित है। ठीक है, तो ये ईब और शंख नदी के बीच का इलाका है। अभी जब हम लोग झारखंड में नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ईब नदी कहाँ पे है, शंख नदी कहाँ से प्रवास होती है। तो ईब नदी और शंख नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्र नामक नाम दिया गया है। ठीक है, तो इंद्र नामक का जो नाम दिया गया है वो किस दो नदियों के बीच में है? वो तो ईब और शंख नदी के बीच में है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कौटिल्य के अर्थशास्त्र यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जामिनेशन में, पीटी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग नोट्स इसी तरह से बना सकते हैं। देखिए हम कैसे यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट, अशोक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से भी कई प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले तो एक ये फैक्ट याद रखना है, 13वां शिलालेख, जो अशोक का 13वां शिलालेख है। ठीक है, 13th शिलालेख में अशोक ने आटविक प्रदेश का जिक्र किया है। कौन प्रदेश का जिक्र किया है? आटविक प्रदेश का जिक्र किया है। और ये आटविक प्रदेश कहने का तात्पर्य उनका झारखंड ही था। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ से ये प्रश्न बन जाएगा कि अशोक के निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में झारखंड का जिक्र देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि अशोक के शिलालेख में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो याद रखिएगा, आटविक प्रदेश के नाम से पुकारा गया है अशोक के शिलालेख में। ठीक है, झारखंड का नाम। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। केवल आप उसको नोट करें इसी तरीके से और उसको आप बार बार रिविजन करें, बस इतना ही काम आप लोगों को करना है। उसके बाद एक और फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, पृथक कलिंग शिलालेख सेकेंड है ना, दूसरा पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में जनजातियों को धम्म का आचरण करने का आदेश दिया है मतलब अशोक के द्वारा। ठीक है, तो अशोक ने जनजातियों को भी धम्म को मानने के लिए आदेश दिए थे। तो वो किस में दिए थे? तो पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अशोक ने जनजातियों को भी धर्म का आचरण करने के लिए आदेश दिया था। तो वो किस में दिया था, किस शिलालेख में दिया था? तो याद रखना है, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में उन्होंने दिया था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो यहीं से देख सकते हैं कि दो प्रश्न आपका ऐसा भी हम लोग अभी तक मैंने बता दिया जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो सोचिए कि ये नोट्स कितना कारगर सिद्ध हुआ है कि एक ही पेज से अगर आपका दो प्रश्न आ जा रहा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि पीटी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और मैंने किस तरीके से करी थी। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें बस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए इसका नाम याद रखना, रक्षित। ठीक है, रक्षित। तो रक्षित एक पदाधिकारी थे। ठीक है, पदाधिकारी थे जिसकी नियुक्ति अशोक के द्वारा करी गई थी। क्यों करी गई थी? तो झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखें कि पहले तो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि अशोक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी? तो आप लोग को याद रखना है रक्षित। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि रक्षित नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी? तो आपको याद रखना अशोक के द्वारा करी गई थी। या ऐसे भी पूछ देगा कि रक्षित की नियुक्ति क्यों करी गई थी अशोक के द्वारा? तो क्यों करी गई थी? तो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए करी गई थी। या एक और इस टाइप भी प्रश्न बनेगा कि झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति अशोक के द्वारा करी गई थी? तो याद रखना है रक्षित। तो यहाँ से 4 प्रश्न यही फैक्ट से आपको 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिर से मैं बता दूं कि जब आटविक नामक पदाधिकारी की बात करेगा, आटविक नामक पदाधिकारी, तो आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी ताकि जनजातियों का नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, और अगर हम बात करें रक्षित की, तो रक्षित नामक पदाधिकारी की नियुक्ति अशोक के द्वारा करी गई थी। क्यों करी गई थी? ताकि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, ये भी देखिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न है, आपका एग्जामिनेशन में आए गए प्रश्न है, देख सकते हैं वही सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए गए हैं, और कितना सारा क्वेश्चन एक ही पेज से बना है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको मोटा मोटा किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, केवल वही पढ़िए जो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और वो चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि और भी जो लोग हैं बहुत कम चांस है कि वो उन लोग भी ये क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आपके लिए टफ होगा तो उसके लिए भी टफ होगा और अन्य के भी टफ होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग केवल अपने सोर्स पर भरोसा करें और उसको अच्छे से याद करें, और किसी भी सोर्स पर भरोसा मत करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, सिंहभूम, सिंहभूम, तो सिंहभूम से आपको क्या मिला है, रोमन साम्राज्य के सिक्के देखने को मिले हैं। तो ये प्रश्न आपका आया गया है, ठीक है, कि कहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान से झारखंड में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम को याद रखना है। तो ये देखिए कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो सिंहभूम को में रोमन साम्राज्य, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ से एक ट्रिक बना लीजिए, सीरो। तो मैंने ऐसे बनाया था सीरो, ठीक है, सीरो का मतलब क्या हो गया, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, सीरो का मतलब सी से सिंहभूम, रो से रोमन, तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले थे। तो यहाँ से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले थे। उसके बाद देखिए ये फैक्ट, ये भी पूछा गया है आपका एग्जामिनेशन में चाईबासा के बारे में, कि चाईबासा से कौन से सिक्के पाए गए हैं। तो इंडो सिथियन सिक्के, ठीक है, इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से पाए गए हैं, तो चाईबासा से। कई बार यहाँ पे इंडो शक भी दे देता है, ध्यान रखना है, इंडो शक तो सिथियन को शक भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना आप लोगों को, इंडो शक भी बोल देगा या तो इंडो सिथियन भी बोल देगा, है ना, क्योंकि ये सिथियन है, सिथियन इंग्लिश नाम है और इसको हिंदी में शक कहा जाता है, ठीक है, शक साम्राज्य आप लोग जानते होंगे। तो चाईबासा से इंडो शक सिक्के मिले हैं या फिर इंडो सिथियन सिक्के पाए गए हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो चाईबासा, तो यहाँ से आप केवल चाय याद रख लीजिए, चाय आप लोग पीते होंगे तो चाय, है ना, चाय से याद रख लिए, चा से चाईबासा और ई से इंडो सिथियन। तो यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा, चाय से आसानी से याद हो जाएगा कि चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के पाए गए हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है, जेएसएससी के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है, तो जेपीएससी भी हो सकता है पूछ दे ये क्वेश्चन। तो याद रखना, रांची से कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना कि रांची से कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कुषाण, तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क को माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस जगह का संबंध कनिष्क से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रांची का संबंध कनिष्क से है, क्योंकि रांची से कुषाण कालीन सिक्के आपके पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, रांची के राकू, है ना, तो राकू से आप याद रख सकते हैं कि रांची से कुषाण सॉरी राकू मैंने राज से रांची और कू से कुषाण। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि रांची से कुषाण के सिक्के पाए गए। तो इस तरीके से आप लोग ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। ये फैक्ट आपको मैं जितना बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस पेज से। आपको विश्वास नहीं होता तो आज एग्जाम होने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा दूंगा। तो याद रखना है, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के और रांची से कुषाण कालीन सिक्के, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया, सिंहभूम से सीरो और चाईबासा का चाई और रांची वाला राकू, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, मधुही पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, हजारीबाग में, केवल इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में केवल इतना ही याद रखना कि मधुही पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो वो आपका हो जाएगा रांची में, ठीक है। तो मधुही पहाड़ी कहाँ पे है, तो रांची में, ये आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लिए, मधुही पहाड़ी पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। तो केवल एक फैक्ट यहाँ से ये भी याद रख सकते, गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में जो मुंडा व्यवस्था आप देखते हैं, पाहन, महतों और भंडारी प्रथा जो देखते हैं, वो किसकी देन है, वो गुप्त काल की देन है। अभी हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुंडा व्यवस्था, पाहन व्यवस्था, महतो प्रथा, ये सारे हम लोग देखेंगे। तो ये जो व्यवस्था झारखंड में विद्यमान है अभी भी, वो किस काल की देन मानी जाती है, तो वो मानी जाती है कि वो गुप्त काल की देन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, सतगावा कहाँ अवस्थित है, कोडरमा में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। सतगावा कहाँ पे अवस्थित है, कोडरमा में, पूछा गया फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सतगावा कहाँ पे है, कोडरमा में। उसके बाद देखिए ये भी फैक्ट आपका पूछा गया फैक्ट है, पिठोरिया कहाँ पे है, तो रांची में है, ये भी एग्जामिनेशन में आए हैं जेपीएससी के, ठीक है। तो पिठोरिया कहाँ पे अवस्थित है, तो रांची में है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, पहाड़ों पर स्थित कुआं है, ये पूछा गया फैक्ट है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे पहाड़ों पर स्थित कुआं है, ठीक है। तो कौन स्थान पे है, पिठोरिया,
पिठोरिया पे है। पिठोरिया कहाँ पे है? तो रांची में है। तो ये फैक्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है पिठोरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी तरह नोट्स बनाते चले। उसके बाद आपको शशांक से भी प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। शशांक से भी, शशांक तो सबसे पहले तो याद रखना है कि शशांक एक राजा का नाम है, शासक का नाम है। तो किस वंश का शासक है? पहले ये याद रखना है, गौड़ वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? गौड़ वंश का। तो शशांक कौन वंश का शासक है? गौड़ वंश का। पहले फैक्ट तो यहीं से ये याद रखना है। गौड़ वंश कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। तो ध्यान रखना है कि गौड़ वंश जो है वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। तो ये गौड़ वंश पश्चिम बंगाल में विद्यमान था और उसी के शासक का नाम था शशांक, ठीक है। उसके बाद शशांक का जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये पूरा झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र था वो शशांक के साम्राज्य में आता था, जो गौड़ वंश के शासक थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, शशांक के 2 राजधानी थे, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। 2 राजधानी कौन थे? तो एक संथाल परगना का बड़ा बाजार और एक दुलमी। तो ये 2 फैक्ट याद रखना है, ठीक है, कि शशांक की राजधानी कहाँ पर थी। तो शशांक की राजधानी झारखंड में 2 जगह थी। कहाँ कहाँ पे थी? तो एक याद रखना है कि संथाल परगना का बड़ा बाजार, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और दूसरा दुलमी, दुलमी नामक जगह पे था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है जो शशांक की राजधानी हुआ करते थे। उसके बाद यही वाला फैक्ट यहाँ लिख दिया हूँ कि प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम शासक वो कौन थे जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो कौन थे? शशांक थे। तो यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखना। शशांक कौन धर्म के मानने वाले थे? तो शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म का, यानी कि शिव जी के उपासक थे। तो ध्यान रखना ये भी पॉइंट कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है एग्जाम में, ये बेनू सागर मंदिर। बेनू सागर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शशांक ने करवाया। और ये बेनू सागर मंदिर क्या है? तो शिव मंदिर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद ये बेनू सागर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कोचांग में, जगह का नाम है कोचांग, जगह का नाम है कोचांग में अवस्थित। और ये कोचांग कहाँ है? सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर, यानी कि उड़ीसा और झारखंड के सीमा पर आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? कौन सा जगह? कोचांग। वहीं पर आपको बेनू सागर मंदिर देखने को मिलता है, जो शिव मंदिर है, जिसके निर्माता शशांक हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना बेनू सागर मंदिर के बारे में। उसके बाद ये फैक्ट तो सभी लोग जानते हैं कि शशांक जो था वो बौद्ध धर्म से नफरत करता था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक तरीके से ख़त्म करने का इन्होंने प्रण ले रखा था, ठीक है। तो याद रखना है शशांक बौद्ध और जैन धर्म को के महत्ता को समाप्त किया था और हिंदू धर्म की महत्ता को बढ़ावा दिया था इसने, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है शशांक के बारे में। उसके बाद कुछ और फैक्ट है जो आपको नोट करना चाहिए और याद रखना चाहिए। कजांगल, तो कजांगल जो है वो एक जगह का नाम था जो कहाँ पर है? राजमहल में अवस्थित है, राजमहल में, ठीक है। तो कजांगल कहाँ पे अवस्थित है? राजमहल में। तो याद रखना यही कजांगल वो क्षेत्र था जहाँ पे हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग से मिला था, ठीक है। तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग से किस जगह पे मिलता है? तो याद रखना है कहाँ पे मिलता है? राजमहल के कजांगल में। तो कजांगल का नाम आप लोगों को याद रखना, यही वो कजांगल क्षेत्र था जहाँ पे हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिलता है। ह्वेनसांग कौन थे? तो चीनी यात्री थे जो 629 में भारत में आए थे, भारत यात्रा पे आए थे हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग से कहाँ पे मिला? तो कजांगल में मिला। और ये कजांगल क्षेत्र कहाँ है? राजमहल में अवस्थित है, और राजमहल झारखंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखना है कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज का जो राजा थे, कौन राजा थे? यशोवर्मा, यशोवर्मन। यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। तो उन्होंने जब विजय अभियान शुरू किया तो विजय अभियान के दौरान जब वो मगध पहुँचे तो मगध के राजा हुआ करते थे एक, जिसका नाम था जीवगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो मगध के राजा हुआ करते थे जीवगुप्त द्वितीय। वो यशोवर्मन के अभियान से डर करके कहाँ पे भाग आए थे? यहीं पे भाग आए थे, झारखंड भाग आए थे, ठीक है। और यहीं पे वो शरण ली थी, झारखंड में वो शरण ली थी। जीवगुप्त द्वितीय ये मगध का राजा हुआ करते थे, ठीक है। जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजयी अभियान के दौरान मगध को छोड़ करके झारखंड में शरण लिए थे, वो कौन से शासक थे? तो जीवगुप्त द्वितीय थे। ये पॉइंट याद रखना आप लोगों को। देखिए ये फैक्ट कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए, आप उठा के देख लें, ये तो कई बार पूछा गया है कि 13वीं सदी में वो कौन से राजा थे, है ना, उड़ीसा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया? तो याद रखना है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह जो थे वो उड़ीसा के शासक थे, ठीक है। उन्होंने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो ये फैक्ट है जो कई बार पूछा गया, याद रखना, इसको कई तरीके से पूछा गया है। ऐसे पूछा गया कि उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक कब घोषित किया? तो याद रखना 13वीं सदी में। तो ये डेट भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद पूछा गया
कि स्वयं को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह कहाँ का शासक था, तो ये याद रखना है उड़ीसा का शासक था, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद इसको इस तरीके से भी पूछा गया है कि 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा कौन थे, तो राजा जय सिंह। तो इसको तीनों तरीके से प्रश्न पूछा गया है इसको, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आपको ये याद रखना है महामाया मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट पूछा गया है जगह का नाम, ठीक है, जगह का नाम पूछा गया कि महामाया मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, गुमला में है। ये आया हुआ है कि जगह का नाम दे दिया है और आपको पूछा गया कि महामाया मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखना है गुमला में अवस्थित है। तो गुमला के कहाँ पे, तो हापा मुनि गाँव, एग्जैक्ट प्लेस भी कई बार पूछ देता है, तो एग्जैक्ट प्लेस भी आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो महामाया मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो हापा मुनि गाँव, गुमला के हापा मुनि गाँव में अवस्थित है। अभी जो प्रश्न एक बार पूछा गया है वो पूछा गया है कि महामाया मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, ऑप्शन में गुमला था, तो गुमला मारना है आप लोगों को। अगर हापा मुनि गाँव है तो हापा मुनि गाँव भी मारना है। और इससे कुछ फैक्ट आपको याद रखना है कि महामाया मंदिर का जो निर्माता थे वो कौन थे, गजघंट राय, ठीक है। तो कौन थे, गजघंट राय। कब इनका निर्माण किए थे वो, तो 908 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, किनके द्वारा, गजघंट राय के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा गया कि महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करी गई, तो महामाया मंदिर में सियानाथ द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सियानाथ के द्वारा विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया गया था महामाया मंदिर में, ये याद रखना है। उसके बाद ये भी प्रथम पुरोहित कौन थे, तो द्विज हरिनाथ जो थे वो महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित थे, यानी कि पुजारी थे। जो कौन थे, तो मराठा ब्राह्मण थे, ठीक है, जो गजघंट राय के गुरु भी हुआ करते थे। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मराठा ब्राह्मण थे, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया और ऑप्शन में दिया था द्विज हरिनाथ। तो याद रखना आपको द्विज हरिनाथ, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है और भी कई तरीके से पूछ दे, ठीक है। तो याद रखना है द्विज हरिनाथ जो थे वो मराठा ब्राह्मण थे और जो गजघंट राय के गुरु थे। तो यहाँ से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट है जो याद रखना है आपको, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है, डायरेक्ट याद रखना है टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो गुमला में है। टांगीनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, गुमला में, ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखना। छिन्नमस्तिका मंदिर, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है, रजरप्पा में है। रजरप्पा कहाँ पर है, तो रामगढ़ जिला में है। तो ये भी याद रखना आप लोगों को, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है जो रामगढ़ में है। उसके बाद याद रखना, देखो छिन्नमस्तिका मंदिर में जो देवी है वो बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप माना जाता है उनको, मतलब जो देवी है वो ब्रज योगिनी है। देखिए बौद्ध धर्म का एक और भाग होता है ब्रज योगिनी, ठीक है, इनको तांत्रिक विद्या वाला माना जाता है देवी, ठीक है। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में, ठीक है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर में भी जो देवी है उनको बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप माना जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखना। उसके बाद इटखोरी, कई बार पूछा गया है आपका, इटखोरी कहाँ अवस्थित है, तो पूछा गया डायरेक्ट चतरा में अवस्थित है, ठीक है। तो इटखोरी कहाँ पर है, चतरा में है। उसके बाद यहाँ पे पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है यहाँ से, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति देखने को मिलती है, तो यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो मैंने अभी तक बता दिया कि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें जो आपको सभी एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, झारखंड के एग्जामिनेशंस में ये फैक्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब फेवरेट है लगता है एग्जामिनर का, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, तो अभी हम लोग इनके बारे में जानेंगे, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म क्या है, ठीक है। जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, जैन धर्म क्या है, एक मिनट। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। तो ध्यान रखना ये प्रथम तीर्थंकर भी थे ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थंकर भी थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे, तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखना। उसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, पार्श्वनाथ थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। ये फैक्ट आपको याद रखना। क्यों याद रखना, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। देखिए तो यहाँ से याद रखना। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी से कई बार आपको हर एग्जाम में झारखंड के पूछे जाएंगे, और केवल इतना ही फैक्ट है जो आपको याद रखने से कोई भी एग्जामिनेशन झारखंड का आप आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। देखिए पारसनाथ पहाड़ी
तो सबसे पहले याद रखना है कहाँ पे अवस्थित है, ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, गिरिडीह जिला में अवस्थित है। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पारसनाथ जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पारसनाथ पहाड़ी किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, जैन धर्म से। उसके बाद ऊंचाई कितना बार पूछा गया, लगभग हर एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे ऊंचाई पूछा गया है। या तो मीटर में पूछा जाता है, ठीक है, या तो आपको फीट में पूछा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, मीटर और फीट। कई बार क्या होता है कि मीटर में हम देखते रह जाते हैं लेकिन आंसर फीट में रहता है, इसलिए ऊंचाई को दोनों याद रखना। दोनों एक एक बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। जब ऊंचाई की बात करेगा पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी की, तो 1365 मीटर, ये मीटर में 1365 मीटर, और फीट में बोलेगा तो 4468 फीट, 4468 फीट। ये दोनों याद रखना, फीट में भी और मीटर में भी। उसके बाद 23वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी। और यहाँ पे पार्श्वनाथ जी का निर्वाण प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब क्या होता है कि जैन धर्म में एक तरीके से मृत्यु को का क्या कहा जाता है, निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जी का निर्वाण प्राप्ति कब हुआ था, 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये फैक्ट आपका आया हुआ फैक्ट है, ठीक है। तो 717 ईस्वी में पार्श्वनाथ जी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पे, तो पारसनाथ पहाड़ी में। और ये यहाँ पे निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, इसलिए इनके नाम पे यहाँ का नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। तो याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति 717 ईसा पूर्व में किया था। ध्यान रखना, ईसा पूर्व। उसके बाद एक फैक्ट आपका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में ये फैक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, कि टोटल पारसनाथ पहाड़ी में टोटल देखिए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो ये 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। यानी कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे हुई है, पारसनाथ पहाड़ी में हुई। तो ये याद रखना है। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको समेध शिखर के नाम से जाना जाता है। तो पारसनाथ पहाड़ी के सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो समेध शिखर है। उसके बाद संथाल जनजाति के लोग इस पहाड़ को क्या कहते हैं, मरांग बुरू कहते हैं, ठीक है, मरांग बुरू कहते हैं। ये याद रखना है कि संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को क्या कहते हैं, मरांग बुरू कहते हैं। मरांग बुरू उन लोगों का एक देवता। बैसाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे सेंद्रा का आयोजन किया जाता है जनजातियों के द्वारा। तो कौन जनजाति, संथाल जनजाति के द्वारा। कब, बैसाख पूर्णिमा में यहाँ पे सेंद्रा का आयोजन किया जाता है। सेंद्रा कहने का मतलब है कि शिकारी का मतलब, यहाँ पे ये लोग शिकार खेलते हैं, ठीक है। तो सेंद्रा एक तरीके से इसका मतलब है शिकार खेलना, ठीक है। तो बैसाख पूर्णिमा में सेंद्रा का आयोजन किया जाता है संथाल जनजाति के द्वारा पारसनाथ में। यही कारण है कि जैन धर्म और आदिवासी भाइयों के बीच एक तरीके से यहाँ मतभेद देखने को मिले थे, है ना, मतभेद देखने को मिले थे, क्योंकि संथाल जनजाति के लोग इन्हें अपने मरांग बुरुंग मानते थे और यहाँ पे सेंद्रा यानी कि शिकार का काम करते थे। लेकिन जैन धर्म के लोग इन्हें अपना मक्का मानते हैं और ये हिंसा को मना करते, इसलिए संथाल जनजाति और फिर आपका जैन धर्म के बीच यहाँ पे विवाद देखने को मिला था पिछले वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें वन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया, ठीक है, कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य। तो पारसनाथ एक तरीके से क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1984 में हुई है। तो ये फैक्ट आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है, तो याद रखना है 1984 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ से पारसनाथ पहाड़ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। केवल वही फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए और जो एग्जामिनेशंस में आएंगे, इसलिए केवल यही फैक्ट मैं आप लोगों को लिखवाया हूँ। इसलिए उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से नोट करके और याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं झारखंड में धर्म संबंधी प्रमुख स्थल। कुछ फैक्ट है जो यहाँ से आपको याद रखना है। डायरेक्ट जगह का नाम याद रखना है और वो कहाँ अवस्थित है। तो हनुमान गांव कहाँ पे अवस्थित है, तो पलामू में है। डायरेक्ट याद रखना है, हनुमान गांव पलामू में है। बेलवा दाग कहाँ पर है, खूंटी में है। ये फैक्ट आया गया है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। बेलवा दाग कहाँ पर है, खूंटी में है, ये याद रखना है। बेनू सागर कहाँ पर है, तो बेनू सागर सिंहभूम में है, ठीक है। कटुंगा गांव कहाँ पे है, तो गुमला में है, यहाँ पे ये याद रखना है। कोल्हुआ पहाड़ वेरी कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, ये आया हुआ फैक्ट है। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है, चतरा में है, याद रखिएगा। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है, चतरा में है।
पटम्मा गांव कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तो केवल इन प्लेसेस के आप लोग जिला का नाम याद रख लें, उसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर का फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव कहाँ से पूछा गया है? मूर्तिया गांव कहाँ पर है? तो है पलामू में। मूर्तिया गांव कहाँ पर है? तो पलामू में है, याद रखिएगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि केवल जगह का नाम याद रखना है, इसके अंदर का फैक्ट याद नहीं रखना है? तो देखिए ऐसा है कि एग्जामिनेशन पैटर्न में आप देखेंगे कि अभी तक जितने एग्जामिनेशन हुए, चाहे जेपीएससी जेएसएससी 2000 से लेकर के वर्तमान तक, वो सारे एग्जामिनेशन में कहीं भी इस तरह के प्रश्न नहीं बने हैं कि मूर्तिया गांव किस लिए प्रसिद्ध है। केवल ये पूछा गया है कि कोल्हुआ पहाड़ कहाँ अवस्थित है, केवल मतलब कहाँ अवस्थित है। कोई भी एग्जामिनेशन से आप देखेंगे तो लोकेशन पूछेगा कि वो कहाँ पे है। इससे हम लोग क्या समझते हैं? इससे हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी जगह का नाम अगर याद रखना है तो उसके साथ उस कहाँ पे अवस्थित है वो याद रखना है, उसका अंदर का फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अंदर का फैक्ट पूछने का मतलब है कि बहुत सारा जानकारी होना जिसके बारे में, है ना, जो संभव नहीं है कि सभी लोगों के पास ये जानकारी होगा। इसलिए आप लोग केवल यही फैक्ट याद रखें कि वो जगह कहाँ पर है। इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके का नोट्स आप लोगों को बनवाया हूँ, ठीक है। तो दियापुर दालमी, दियापुर दालमी कहाँ पर है? धनबाद में है, धनबाद में है, दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो दालमी भी पूछा गया आपका, दालमी डायरेक्ट पूछा गया कि दालमी कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखना है आपको कहाँ पर है, तो धनबाद में अवस्थित है। उसके बाद सूर्यकुंड कितना पूछा गया एग्जाम से, उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। सूर्यकुंड ये गर्म जल का कुंड है, ठीक है। तो सूर्यकुंड कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। डायरेक्ट पूछा गया है सूर्यकुंड कहाँ अवस्थित है, तो हजारीबाग में। यहाँ पे बुद्ध की प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति मिली है। बहरनपुर याद रखना, बहरनपुर कहाँ पर है? बहरनपुर हजारीबाग में है, ठीक है। उसके बाद ईचागढ़ याद रखना है, ईचागढ़, ईचागढ़ कहाँ पर है? तो सरायकेला खरसावां में है, ये भी पूछा गया है, सरायकेला खरसावां में। और यहाँ से तारा देवी की, तारा की मूर्ति प्राप्त हुई। तारा कौन है? तो एक बौद्ध की देवी है, बौद्ध देवी है, उनकी मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से? ईचागढ़। ईचागढ़ कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में है, ये याद रखना है। उसके बाद सीतागढ़ा पहाड़, सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है? सीतागढ़ पहाड़ भी आपका हजारीबाग में है, याद रखना है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। और यहाँ पे बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप मिला है, 4 आकृति वाला स्तूप मिला है। तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि सीतागढ़ पहाड़ से हजारीबाग में है जो बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप यहाँ पे मिला है। उसके बाद सीतागढ़ पहाड़ बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान के द्वारा किया गया है। फाहियान कौन थे? ये चीनी यात्री थे जो यहाँ पे यात्रा में आए थे। तो याद रखना है कि सीतागढ़ पहाड़ जो है वो एक तरीके वहाँ से जो बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है वो एक तरीके से उसका जिक्र फाहियान के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। उसके बाद यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बंगाल के पाल शासकों के शासन के समय झारखंड में वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र विद्या करने वाले एक समूह होते हैं, ठीक है। तो उस समूह को क्या कहा जाता है? वज्रयान शाखा कहा जाता है, ठीक है। तो वज्रयान शाखा किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तांत्रिक विद्या के लोग होते हैं, ठीक है। वज्रयान शाखा ये झारखंड में, तो झारखंड में जो वज्रयान शाखा विकसित हुआ है बौद्ध धर्म का, वो किसके समय में विकसित हुआ है? ये क्वेश्चन आया है। तो पाल शासकों के समय में, ठीक है, पाल शासकों के समय में हुआ है। तो कहाँ पाल शासक कहाँ के थे? तो बंगाल में शासन करते थे ये पाल शासक। जब ये झारखंड में आए तो इसी के समय वज्रयान शाखा झारखंड में विकसित हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास शुरू हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास का मतलब किन के प्रवेश से शुरू होता है? तो कुमारगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य की, जो गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है, कुमारगुप्त। तो जब कुमारगुप्त का झारखंड में प्रवेश होता है तो बौद्ध धर्म का ह्रास शुरू हो जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त जो है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है, सड़क किन्हें कहा जाता है? तो गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता है, यानी कि जो गृहस्थ जीवन को मानते हुए जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है, उन्हें सड़क कहा जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि जो समस्त गृहस्थ कार्य करते हुए जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उन्हें सड़क कहा जाता है। और इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? सिंहभूम में है। तो सड़क जो है जो जैन धर्म के लोगों को कहा जाता है वो कहाँ के निवासी हैं? सिंहभूम के निवासी हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि सड़क को हो जनजाति के द्वारा बाहर किया गया, ठीक है। तो हो जनजाति झारखंड की एक प्रसिद्ध जनजाति है, चौथी बड़ी सबसे जनजाति है जिसके द्वारा सड़क को झारखंड से बाहर किया गया।
कोल्हुआ पहाड़, इससे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट आया हुआ है एग्जाम में। तो कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है? चतरा में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फिर याद रखना है, यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंध है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कोल्हुआ पहाड़ का संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है। वो फैक्ट बाद में आएगा, मैं बताऊंगा। उसके बाद कोल्हुआ पहाड़ से एक चीज़ और याद रखना है कि 10वें तीर्थंकर जिन जैन धर्म के जो थे शीतनाथ, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतनाथ थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हुई थी कोल्हुआ पहाड़ से ही। 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ पे मिलती है। एक यहाँ पे पदचिन्ह भी मिला है जिसमें लोगों का मानना है कि वो पार्श्वनाथ जी की पदचिन्ह है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो कोल्हुआ पहाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यही वाला कि ये चतरा में है और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंध है और ये 10वें तीर्थंकर शीतनाथ जी को यहाँ पर से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वही फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, केवल वही फैक्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि बहुत पढ़ाने वाले तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लें, इसलिए मैं नोट्स आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ताकि जब आप लिखेंगे तो माइंड में अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।